माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर BSS 183 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाइए। मैं आपके लिए 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, 1 दिसंबर 2024, 1 जून 25 का। ये जो कोड आपका है BSS 183, ये कोड न्यू कोड है, न्यू कोड लॉन्च हुआ है इग्नू में। अब ये नहीं सोचना कि इसका 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं। ये अब तक 2 ही बार एग्जाम हुए हैं, 1 दिसंबर 24 और जून 25, क्योंकि ये दिसंबर में ही ये कोड 2024 में ही ये कोड लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये समझ लो कि भाई आपका अब तक 2 बार ये इस कोड का एग्जाम हुआ है, इसीलिए इन दोनों साल के कोड को, दोनों बार के जो कोड है, ये कोड का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। ये जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ये जो एग्जाम होगा 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 50 मिलेंगे। ठीक, उसके बाद ये BEVAE 1 के तरह ही ये होगा OMR सीट में एग्जाम। कहाँ होगा? OMR सीट में इसका एग्जाम होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपका टाइटल है लाइफ स्किल्स जीवन कौशल। इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आएंगे। और आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक रिवीजन जरूर करना, बुक को पढ़ कर जाना। बुक में हेडिंग, अलग अलग चैप्टर, जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को मोटे मोटे तौर पर मेन पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग देख कर जाना, क्योंकि एग्जाम में जब भी MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इग्नू में, वो बुक के अकॉर्डिंग ज्यादा पूछे जाते हैं, बुक से ही उठाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता, बुक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम में मशीन के द्वारा चेक होता है, जहां पे बुक से जो बच्चा सही से प्रिपरेशन करके जाता है उनका सही मार्क्स आता है, नहीं तो बैक आने की चांसेस बहुत अधिक होती है। फिर भी आपको ये 2 साल का PYQ करके जाना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखे जाएंगे एग्जाम में। इन दोनों साल के करने के बाद आपको जस्ट बुक एक बार रिवीजन जरूर करना है। एंड चलिए, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, ऑप्शंस दिए जाएंगे 4। जो ऑप्शन आपका सही होगा उन ऑप्शन को आप लोग पिक कर लेना। ठीक, चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं रहने की वजह से मैं सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाला। जो राइट रियली आंसर है, मैं सिर्फ आंसर को फोकस करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर को फोकस करूंगा। आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में मैं आपको कराते चले जाऊंगा। आप दोनों मीडियम में समझते चलिए। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में भी समझिए, इंग्लिश वाले हैं आप हिंदी में समझिए, दोनों मीडियम में एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में अच्छा से, इंग्लिश इसका इम्प्रूव हो सकता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। व्हाट इज अ गिफ्ट डेट? उपहार विलेय क्या है? अब देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो राइट है उसी पर आपको पिक करना है, उसी के लिए आपको गोले में बढ़ना है वहां पे। यहाँ पे इसको आप पढ़ लेना, 4 ऑप्शंस को पढ़ लेना, और आपका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर ही होगा। इट इज अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट whereby a lawful person with clear ownership voluntarily gives her या his या her immobile property to another person without any monetary consideration। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CPR? तो अब देखो, CPR से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? 4। तो चारों ऑप्शन को आप पढ़ लो। अब जो आपको सही लग रहा है, अब देखो, पहले तो आप ये करो कि आप भी कॉपी लेके बैठो, आप भी देखो 1 से 50 तक करने का, खुद से देखना, वीडियो को रोक रोक के आप क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देना है, देखना 50 में से आपका कितना आ रहा है, देन आपको कमेंट में भी बताना है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो, आप लोग कमेंट करना, मुझे ये आइडिया लगेगा कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। और जो भी पता चल रहा है, कोई कह रहा है भाई कोलकाता से, कोई कह रहा है मैं शिमला से, हरियाणा से, कोई कह रहा है मैं यूपी से, बिहार से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो। चलो, आपका जो है कि फिर से मैं पढ़ूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CPR? तो CPR से आप क्या समझते हैं? तो आप देखो,
ये आपका हो जाएगा। आप लोग देखना कौन ऑप्शन, चार ऑप्शन पढ़ लेना। आपका राइट ऑप्शन होगा वन, फर्स्ट नंबर, इट इज एन इमरजेंसी प्रोसीड्यूर टू हेल्प सेव अ पर्सन लाइफ इफ हर या हिज ब्रीथिंग और हार्ट स्टॉप्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आशा इन पब्लिक हेल्थ। आशा का जो है पब्लिक हेल्थ में सिस्टम स्टैंड, क्या सिस्टम होता है पब्लिक हेल्थ में, क्या आशा का, ठीक है। तो आशा जब भी कोई काम करती है कोई हॉस्पिटल में, तो आशा का क्या हेल्प के ये होता है, क्या एक्टिविटी होता है वहां पे, उसका क्या काम होता है, क्या करने करने में मदद करती है आशा पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, आप लोग देखना चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे, बट राइट हो जाएगा ये एक्सरीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फोर नंबर है जेरेंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, जेरेंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। आप लोग मिला लेना, इशू रिलेटेड टू एजिंग एंड ओल्ड पीपल। NLEP, NLEP in public health care system stand for। तो NLEP, भाई NLEP में पब्लिक हेल्थ केयर में NLEP क्या स्टैंड फॉर्म करते हैं भाई, क्या स्टैंड होता है इनका, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट होता है, देखो ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब हिंदी में देखते हैं, उपहार विलेख क्या है, आपको उसमें बताया इंग्लिश में। फर्स्ट नंबर इसका आंसर है, यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला एक वैध व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी अचल संपत्ति बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है, वही उपहार विलेख होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सीपीआर से आप क्या समझते हैं। तो सीपीआर से समझते क्या है, फर्स्ट नंबर ही आपका इसका आंसर है। ये यदि किसी व्यक्ति की सांस या हृदय रुक जाए तो यह उसकी जान बचाने में मदद करती है एक आपातकालीन प्रक्रिया में, ये आपका सीपीआर होता है। चलो, थर्ड है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा का अर्थ क्या है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा का अर्थ क्या है। आशा का भैया यहाँ पे अर्थ है कि वो मान्यता सामाजिक स्वास्थ्य करता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य करता है ना। इसका अर्थ है आशा का कि वो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य करता बने और समाज में वो क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरंटोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र है उम्र बढ़ने और वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में NLEP का अर्थ है, NLEP का अर्थ है भैया राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। क्या, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है, व्हाट डज द कैरिटी अप्रोच टुवर्ड्स डिसेबिलिटी मीन। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी आर सीन दोस इन नीड ऑफ हेल्प बिकॉज दे आर अनएबल टू दियर वर्क एंड work on their own, and it views disability tragedy a problem. People without disability are expected to feel pity for their tragedy. So right आपका क्या हो जाएगा, more than one of the above, ठीक। हीमोफीलिया है, क्या है, आप लोग देखो फर्स्ट नंबर आपका राइट होगा, एन एक्स लिंक्ड congenital bleeding disorder caused by deficiency of
कोगुलेशन फैक्टर एर्थ ऑफ फैक्टर नाइन्थ, ये आपका राइट होगा। डॉर्फिज्म इज बौनापन है, क्या है बौनापन भैया? बौनापन आपका है when a person is short stature because of genetic और medical reasons। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट नंबर ही राइट हो जाएगा। डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म इज ना, डॉर्फिज्म में क्या है? व्हेन अ पर्सन, जब पर्सन शॉर्ट होता है ना, तो उसके जो स्ट्रेचर होते हैं वो जेनेटिक मेडिकल और रीजन को एक्यूर करते हैं, या फिर रीजन को सेटिस्फाइड क्या करते हैं, बौनापन के अनुसार करते हैं। और वैसे भी जानते ही होंगे कि जो छोटे कद के होते हैं, जो इसकी हाइट बहुत ही कम होती है, उसे हम लोग बौना कहते हैं। ठीक, अगला फर्स्ट नंबर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बेंचमार्क डिसएबिलिटी? तो बेंचमार्क डिसएबिलिटी क्या है, वो देखिए आप लोग पढ़िए। ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है, वो अपना ऑप्शन आप लोग चूज कर लीजिए। बट हमारे अनुसार ये आंसर ऑप्शन है, देखिए सही ऑप्शन आपका यही होगा। अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी as mentioned in the right of person with disability act 2016। तो भाई अधिनियम 2016 के अनुसार यहाँ पे अधिकार दिया गया है, बताया गया है उसमें एक्ट 2016 में कि अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी। सो आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। अब आप देखते हैं हिंदी मीडियम में। विकलांगता, विकलांगता के प्रति दान दृष्टिकोण का अर्थ है विकलांग व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अपना काम स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। यह विकलांगता को एक त्रासदी, एक समस्या के रूप में देखता है। बिना विकलांगता वाले लोगों से अपेक्षाकृत की जाती है वे अपनी त्रासदी के लिए दया महसूस करें। उपर्युक्त में से एक से अधिक, कह रहा है कि ऊपर में से जो आपको दिए गए ऑप्शन है उनमें से एक से अधिक आपका सही होने की चांसेस है। तो यहाँ पे एक से अधिक सही होने की चांसेस ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो उपर्युक्त पदार्थ में उपर्युक्त में ऊपर के अनुसार देखे गए एक से अधिक आपका कोई 2 सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, ये तीनों भी सही हो सकता है। ठीक, बट आपसे जो ऑप्शन ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक इसलिए दिया क्योंकि सिर्फ एक ये यही सही नहीं है, ये तो सही है ही, अब ये भी सही लग रहा है। तो भैया कारण ये है कि भाई दोनों जब सही आ रहा है, दोनों का तो ऑप्शन यहाँ पर उस तरह से दिया नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है? अब आपको बताना है हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया जो है आपका पता रहना चाहिए। स्ट्रेंस हीमोफीलिया है वो एक एक्स लिंक्ड जन्मजात रक्तस्राव विकार जो जमावट कारक एर्थ या कारक 9 के कारण कमी के कारण होता है। बौनापन, बौनापन भैया आप लोग जानते हैं, जो जिसका कद छोटा होता है, छोटा जिसका कद होता है, हाइट जब छोटा होता है वो बौना कहलाता है। तो बौनापन क्या होता है? बौनापन होता है भैया जब किसी व्यक्ति का कद अनुवांशिक या चिकित्सीय कारणों से क्या हो, वो छोटा हो। ये आपका ऑप्शन नंबर राइट, एट का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने 9 नंबर, बेंचमार्क विकलांगता क्या है? तो बेंच मांग विकलांगता है 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित किया गया है कि भाई विकलांगता का 40% से कम नहीं होने वाला व्यक्ति है ना, वो क्या है, किसमें आएगा, बेंचमार्क विकलांगता में आएगा। चलो अगला है, अगला है आपका भैया ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल आर दोज। आप लोग ऑप्शन नंबर इसका 3 मिला लेना, हु आइडेंटिफाई विथ द जेंडर दैट इज ऑपोजिट ऑफ दियर बायोलॉजिकल सेक्स। देखिए टाइम नहीं होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग इस जो पीडीएफ में आपको दोनों ईयर के तो दोनों साल के आपका पीडीएफ एग्जाम का दे दूंगा टेलीग्राम में। आप लोग खुद से प्रैक्टिस एक बार और करना, देखने के बाद और एक बार प्रैक्टिस करना, आंसर की भी साथ में दूंगा, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। SDGs स्टैंड्स फॉर, क्या होगा यहाँ पे? एस डी SDGs का मतलब सोच लो। SDGs का मतलब यहाँ पे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। IMPS को भाई फुल फॉर्म को करेंगे तो भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा भैया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ATM, भैया ये तो भाई आप लोग सब जानते हो। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM, याद रखना। चलो 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ बैंक अकाउंट, है ना? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ लेना, जहां आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर, कस्टमर नॉमिनेट्स पर्सन्स टू whom the money lying in their account should go in the event of their death। चलो 14 नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम। ट्रांसजेंडर का अर्थ है, ट्रांसजेंडर का अर्थ क्या? अभी हमने आपको बताया इंग्लिश में ही। ट्रांसजेंडर का जो अर्थ है यहाँ पे वो है ऐसे व्यक्ति जो अपने जैविक लिंग के विपरीत लिंग की पहचान करते हैं, वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। एसडीजीएस का मतलब होता है, एसडीजीएस का मतलब होता है स्टूडेंट आपका सतत विकास लक्ष्य। आईएमपीएस का मतलब होता है, आईएमपीएस का मतलब होता है भैया तत्काल भुगतान सेवा। क्या होता है? तत्काल भुगतान सेवा। इंग्लिश में भी आपको ये सब बता दिया था। चलो आगे, आईएमपीएस का मतलब आपने देख लिया। अब देखते हैं 13 नंबर। एटीएम का मतलब होता है स्वचालित टेलर मशीन। क्या? स्वचालित टेलर मशीन। बैंक खाते के लिए नामांकन का अर्थ है, बैंक खाते के लिए नामांकन का अर्थ है ग्राहक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनको उसके खाते में पड़ा पैसा उसकी मृत्यु की स्थिति में जाना चाहिए। ठीक, मतलब ये कि जो व्यक्ति मर जाए, अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति मर गया हो, उनके जो रिश्ते रिलेशन में जो है नॉमिनेट करते हैं उनको कि भाई उनके अनुपस्थिति में अगर वो इस दुनिया से चले गए तो उनका जो भी पैसा है वो उस व्यक्तियों के नाम हो जाए, उस व्यक्तियों का हो जाए, उस पर उनका अधिकार हो सकता है। इस तरह से उसको उससे नॉमिनेट किया जाता है। अब देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर में, which ministry government of India sponsors जननी सुरक्षा योजना। अब यहाँ पे भैया टाइम मेरे पास नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो राइट यहाँ पे मैं बताऊं तो भैया नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो भैया ये आप ध्यान रखना। अब मान के चलो कि इनमें से कोई नहीं है तो राइट क्या होगा? राइट आपका हो जाएगा, आप लोग लिख लो, वो हो जाएगा आपका जननी सुरक्षा योजना में मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री MINISTRY मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, REWELFARE, तो ये आपका राइट होगा। तो समझ लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। अब देखो इन फॉलोइंग में जो मैच्ड होंगे वो आपको बताना है कि इनमें कौन सा मैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, किसका मैच होगा ये आपको बता देना है। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने ये कर लिया।
15 नंबर तो कंप्लीट हो चुका है, 15 नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे भी देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने 14 नंबर देखा, वो भी देख लिया, ठीक है। चलो 16 नंबर को ध्यान से देखना है। यहाँ पे है स्टॉक। स्टॉक में देखो क्या है, पहले इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, रिस्क लेना है हाई, रिवार्ड भी होगा हाई। भाई इससे तो फर्स्ट नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है, फर्स्ट नंबर से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब स्टॉक्स लो तो रिवार्ड होगा हाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब स्टॉक कम रखेंगे और हमें अधिक लाभ होगा, नहीं होगा। पब्लिक प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड, अगर लो रिस्क लो लिया जाएगा इसमें तो रिवार्ड मीडियम मिलेंगे, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में करेंगे मीडियम तो रिवार्ड मिलेगा मीडियम, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो मीडियम के लिए कभी कभी हाई मिल सकता है, कभी कभी लो मिल सकता है। सो आपका ऑप्शन नंबर इज योर वन राइट आंसर। राइट ऑप्शन 16 का 1 नंबर हो जाएगा। तो भैया 1 नंबर आपका राइट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली, तो ये आपका राइट हो जाएगा। पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई का मतलब क्या होगा? पीएमजेडीवाई का मतलब क्या होगा? वो होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। म्यूचुअल फंड्स आर, म्यूचुअल फंड्स क्या होगा? म्यूचुअल फंड्स होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखना, pooled assets that are professionally managed to let investors participate in stock market in passive manner। अब हम लोग हिंदी मीडियम में भी कर लेते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जननी सुरक्षा योजना प्रायोजित करता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में कोई नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर में भी अभी बताया था इंग्लिश में कि वो जननी सुरक्षा योजना क्या होगा, भारत सरकार कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय में जननी योजना क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था। अब होगा तो राइट ये हो जाएगा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, चलो आपका 16 नंबर में मैच वाला क्वेश्चन आया, मैच करना है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही आपका मैच होगा? निवेश विकल्प, जोखिम और इनाम। अगर स्टॉक, अगर किसी चीज का स्टॉक कर रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो अगर जोखिम ले रहे हैं उच्च तो इनाम भी उच्च होगा, ये सही है। ठीक, स्टॉक में अगर जोखिम निम्न ले रहे हैं तो हाई इनाम, मतलब कि आपको लाभ अधिक होगा, नहीं होगा। लोक भविष्य निधि में अगर जोखिम निम्न ले रहे हैं तो इनाम मध्यम होगा, इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सोना में जोखिम अगर माध्यम ले रहे हैं तो इनाम माध्यम होगा, जरूरी नहीं कि कभी वो माध्यम भी हो सकता है, कभी वो हाई भी हो सकता है। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। पीएमजीडी का मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। पीएमजेडीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड है जमा की गई धनराशि जो निवेशकों को निष्क्रिय तरीके से शेयर बाजारों में भाग लेने देने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित की जाती है। 19 नंबर में है सेंटर सेक्टर सेम्स आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 20 नंबर में आपका फिर मैच वाला आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ये सर्विस दिया है, ये हेल्पलाइन नंबर किस सर्विस के लिए है? तो 1096 नेचुरल डिजास्टर कंट्रोल लो, सही कह रहे हैं। 1930 साइबर कंप्लेंट सही है। 1033 इमरजेंसी रिलीफ सेंटर्स ऑफ नेशनल हाईवे सही जवाब। 1091 वो है वुमेन हेल्पलाइन इन डिस्ट्रेस, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ऑल ऑफ दिस आपको दिख रहा है, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, which ministry of government of India sponsors scholarship of the children of BD workers? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
नॉन ऑफ दिस क्यों होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नो। अब देखो नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। अब यार मोर देन वन ऑफ दिस इनमें से कोई एक हो सकता है, बट यहाँ पे नॉन ऑफ दिस कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अब यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ये देखो 4 नंबर ही हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Which of the following services are available? Common service centers, आधार सर्विस, पीएम फसल बीमा योजना, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक, हिंदी में देखिए केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं। केंद्र क्षेत्र की योजना है, क्या योजना है हमें आपको बता 100% से 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। अब हेल्पलाइन नंबर वाला है 22 नंबर 1096 हेल्पलाइन नंबर है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का। 1930 है साइबर शिकायतें। 1033 है राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन राहत केंद्र। 1091 है संकट महिला हेल्पलाइन। तो ये सभी सही है, तो आपका ये हो जाएगा ये सभी। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय बीडी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रायोजित करता है? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जनजातीय कार्य मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, तो ये दोनों में कोई भी नहीं करता है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? वो क्या 73वां संवैधानिक संशोधन। आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सामान्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध है? आधार सेवाएं, पीएम फसल योजना, ई श्रम पंजीकरण, या ये सभी। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ये सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो आप 24 है 12th शेड्यूल आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ। तो भैया यहाँ पे उन्होंने जो किया है वो किया है फर्स्ट नंबर सर्विसेज अंडर द jurisdiction of urban local bodies। G2C सर्विस स्टैंड्स फॉर, G2C सर्विस का क्या मतलब भाई यहाँ पर हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन सर्विसेज। हाउ मेनी डिजिट्स डज एन आधार कार्ड नंबर? भैया आप सभी को पता है आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो आधार कार्ड में जो स्ट्रेंथ होते हैं वो टोटल 12 नंबर्स होते हैं। एनएसडीएल का मतलब क्या होता है? एनएसडीएल का जो मतलब होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट्स आर इशूड बाय, पासपोर्ट फिर से देखिए पासपोर्ट्स आर इशूड बाय, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हिंदी में देखिए भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची विवरण प्रदान करती है। 12वीं अनुसूची जो विवरण प्रदान करती है वो शहरी स्थायी निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं। G2C सेवाओं से मतलब है G2C सेवाओं से मतलब है भैया सरकार के नागरिक सेवाएं। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। एनएसडीएल का मतलब है, एनएसडीएल का जो मतलब है वो है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। पासवर्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो पासवर्ड जो जारी किए जाते हैं वो जाते हैं विदेश मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा। अब हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज वोटर कार्ड? वोटर कार्ड क्या है? वोटर कार्ड एक व्हाट इज अ वोटर कार्ड? भाई वोटर कार्ड क्या है यहाँ पे? तो भैया इट इज अ लीगल प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर कास्ट देयर वोट। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 29 का 1 नंबर। 30 नंबर में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन एंड वन राशन कार्ड प्लान? तो भाई इसका क्या लाभ हो सकता है? इसका लाभ क्या है? अब देखो इसका हो जाएगा
यहाँ पर है इन इट इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट्स एज वेल। NFS beneficiary can lift their food grains from any FPS choice या none of this या फिर more than one of these। देखो एक से अधिक यहाँ पे कह रहा है कोई सही हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका मोर ऑफ ऑप्शन नंबर 100 होगा, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो ये तो ये भी तो मान लो ये भी सही हो ये भी सही हो सकता है, ठीक, क्योंकि बात दोनों में थोड़ा सा मैच ही खा रहे हैं, बात सही है कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जब दो दो सही लगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है मोर देन वन ऑफ दिस, एक से भी अधिक हो सकता है। चलो द 31 नंबर देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर आपका हो जाएगा मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पसेस। जो पहले जो मिलिट्री और साइंटिफिक पर्पसेस से क्या कहते हैं कंप्यूटर का यूज किया गया था पहले। एंड 32 नंबर में है इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू प्रोवाइड इनपुट टू अ कंप्यूटर सच एज, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट एंड कमांड्स, टेक्स्ट एंड कमांड्स। Search engine use complex algorithm to analyze web page and provide user with relevant search result based on their dash is a practice used by website owners to improve their search engine ranking and increase the visibility of their websites on search engine result page। तो आपका फर्स्ट नंबर ही होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वोटर कार्ड क्या है भैया, वोटर कार्ड क्या है यहाँ पे देखिए, वोटर कार्ड है आपका एक नंबर ही सही, यह मतदाता के लिए वोट डालने का कानूनी प्रमाण पहचान पत्र है। वन वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, तो अब देखो इस योजना के क्या लाभ है, इस योजना के लाभ है स्टूडेंट्स देखिए, यह प्रवासियों के लिए खास सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सही कह रहे हैं। यह एनएफसी लाभार्थी अपनी पसंद के लिए एक एफपीएस से अपना खातान उठा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो ये भाई ऐसा नहीं है, इन दोनों के दोनों सही लग रहे हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग डैश के लिए किया गया था, प्रथम कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो सैन्य एवं वैज्ञानिक उद्देश्य से। अगला है इनपुट डिवाइसेस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि टेक्स्ट और आदेश, जैसे कि टेक्स्ट और आदेश। चलो खोज इंजन 33 नंबर, खोज इंजन वेब पेजों का विश्लेषण करने और उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज के आधार पर प्रासंगिक खोज परिणाम प्रदान करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग है, और डैश वेबसाइट मालिकों द्वारा खोज इंजन रैंकिंग में सुधार करने, खोज इंजन परिणामों पृष्ठों पर अपनी वेबसाइटों की दृश्यता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक पद्धति है ना। तो अब देखो ये आपका राइट हो जाएगा एक नंबर ही, सर्च इंजन अनुकूलन। चलो डैश 34 नंबर में है, डैश इज द यूज ऑफ डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट और टू ट्रिक यूजर इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइजिंग। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, ये www का फुल फॉर्म आप पहले से भी जानते होंगे, आप लोगों को पता भी होगा भैया ये क्या है www। www का जो फुल फॉर्म है www जो होता है वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड, याद रखना www वर्ल्ड वाइड वेब। 36 नंबर में है विच ऑफ दिस फॉलोइंग is not a social media platform, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ईमेल। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन चारों में से कौन सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म नहीं है,
इन चारों में से अगर बात किया जाए, ईमेल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें केवल मैसेज आते हैं, मैसेज जाते हैं। फेसबुक में रील्स अपलोड होते हैं, यहाँ एक जगह से पूरे दुनिया में फैल जाता है, पब्लिक होता है। इंस्टाग्राम में भी लोग पब्लिक कर सकते हैं, स्नैपचैट में भी पब्लिक, लेकिन ईमेल सेक्रेट भेजा जाता है भैया, जिसको भेजना है उसी को भेजा जाता है, इसीलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ईमेल नहीं है। चलो 37 नंबर में है इनपुट डिवाइसेस आर। आप देखो इनपुट डिवाइसेस क्या है, आप इन तीनों चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ना। आपका राइट होगा द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच ऑफ द यूजर फीड्स प्रोवाइड्स डाटा टू द सिस्टम। 37 नंबर में 1 नंबर राइट है। 38 नंबर में देखिए द डैश इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स ऑफ वेरिएबल्स and other items embedded with electronic software, sensors, and connectivity which enables these objects of communicate data। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, आप लोग देख लो आपका कौन सा राइट हो जाएगा। राइट होगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 34 नंबर में उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने वाली भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों का उपयोग, मेलवेयर, फिशिंग, हैकिंग और साइबर बदमाशी। आपका हो जाएगा फिशिंग, ठीक, फिशिंग हो जाएगा। तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, ये फिशिंग था, मैंने जल्दीबाजी में साइजिंग मैंने बोल दिया, ठीक, फिशिंग होगा। चलो 35 नंबर में है www का जो पूर्ण रूप है, www का जो पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैंने अभी देखा इंग्लिश मीडियम में ईमेल। इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है, वो है आपका वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता सिस्टम को डेटा प्रदान करता है। 38 नंबर में है डैश भौतिक चीजें या पहनने योग्य वस्तुओं या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और कनेक्टिविटी के साथ अंतर्निहित उन वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन वस्तुओं को डेटा संचार करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म a task with much less efforts। ठीक, आगे देखते हैं। which of the following is not an online cloud storage services। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर गूगल सोलर। अब हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर में आपने लगा लिया गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये आपका सही है। एंड 41 नंबर में देखिए Dash is emerging is a very important tool in making informed decisions. Data analytics, MS Excel, cloud storage, none of these। यहाँ पे आपका हो जाएगा डाटा एनालिटिक्स। Which of the following is not malware? तो ये आपका राइट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। Which of the following acts help in combating nuisances of fake news? आपका यहाँ पे होगा फर्स्ट नंबर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उत्पादकता सॉफ्टवेयर क्या है, तो उत्पादकता जो सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स वो है एक फर्स्ट नंबर एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को कम प्रयास में कार्य करने में मदद करता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है, गूगल स्कॉलर। डैश जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है, वो हो जाएगा आपका डाटा विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर नहीं है, वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम फर्जी खबरों के दुष्परिणामों में मदद करता है, तो वो आपका करता है भैया, याद रखना, वो करता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
अगला है व्हाट इज डिजिटल सिटीजनशिप। तो भाई डिजिटल सिटीजनशिप क्या है? तो भैया वो है आपका इट इज रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इंटरनेट सोशल मीडिया और एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो आपका यहाँ पे हो 45 नंबर which of the following attitude does not protected personal information or on internet। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 नंबर शेयरिंग अनलिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। 46 नंबर में है डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू। अब क्या होगा डिजिटल फुटप्रिंट्स रेफर्स टू, क्या करेंगे भैया डिजिटल प्रिंट क्या रेफर करेंगे फुटप्रिंट्स को? यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही the trail of data information that is left behind by person when they use the internet or engage in online activities। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। डिजिटल नागरिकता क्या है? तो मैंने अभी ऊपर में बताया, आप लोग मिला लो डिजिटल नागरिकता क्या है। यह इंटरनेट सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और उचित उपयोग को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा नहीं करता है? तो भैया वो आपका हो जाएगा असीमित व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना। 46 में एक डिजिटल फुटप्रिंट डैश को संदर्भित करता है। तो वो करता है आप लोग को अभी बताया था डेटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते समय या ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। 47 नंबर में है in an online setting just as in the everyday world the use of the work others is burned under dash। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 नंबर कॉपीराइट एक्ट एंड लॉ। 48 नंबर है which of the following is a web skill with respect to email writing and formatting। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यूज ऑफ प्रोफेशनल टोन एंड प्रॉपर ग्रामर इन योर ईमेल। सही जवाब। include a clear and concise subject line। सही है। structure your email with an introduction body and conclusion। सही है। देखो भैया तीनों का तीनों सही है, ऑल ऑफ दिस राइट हो जाएगा। 49 में है which of the following is advanced method of data protection data encryption in cloud storage password protection screen lock। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा डाटा इंक्रिप्शन। ठीक, लास्ट है आपका, देखिए स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये स्टूडेंट्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट एटिकेटी। तो यहाँ पे आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। ठीक है, रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। कभी कभी देखो बोलते रहता हूँ मैं, एक काम नहीं कई काम कर रहा हूँ, पता है वीडियोस बना रहा हूँ, अब मैं रेस्ट भी नहीं लेता, इसलिए कभी कभी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं पढ़ने में, क्योंकि होता ये है ना कि आप देखो माइंड हमेशा चलता रहता है तो दिमाग काम कभी कभी नहीं भी करता है। ठीक, तो रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, मैं तो रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ मैं, पता है अभी कोचिंग फिर पढ़ाने के लिए जाना है मुझे, मेरे बिल्कुल भी मेरे पास टाइम मिलता नहीं है, ऑलवेज मैं बिजी ही रहता हूँ। 2-3 बजे के बाद सोता हूँ, 4-5-6 बजे के बाद फिर जगता हूँ, मैं टाइम कहाँ, मैं बताओ सोचो। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ एक का ही प्रिपरेशन नहीं होता, क्लास 12 तक का, 6 से लेकर क्लास 12 तक का सभी स्टूडेंट्स इस पे पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन आपको मोटिवेट किया जाता है इस चैनल में। सो आप लोग जरूर जुड़े रहिए चैनल से और सबको जोड़िए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए ऑनलाइन सेटिंग रोजमर्रा की दुनिया की तरह दूसरों के काम का उपयोग डैश के तहत नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉपीराइट अधिनियम व कानून आपका राइट हो जाएगा।
ईमेल लेखन और फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वेब कौशल है? तो आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि ये मैंने ऊपर में बताया था ईमेल, आपने अपने ईमेल में पेशेवर लहजा और उचित व्याकरण का प्रयोग, हाँ, एक स्पष्ट संचित संबंधित व्यक्ति शामिल है, ठीक है। अपने ईमेल को परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ संरचित करें। उपयुक्त सभी सही जवाब। 49 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा का एक उन्नत तरीका है? डेटा कूट लेखन। ठीक, चलो लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? तो यहाँ पे गोपनीयता और व्यक्तिगत सीमाएं, धैर्य और सहानुभूति, असभ्य और अपमानजनक भाषा, या फॉर्म में अधिकार और जिम्मेदारियां। तो भैया मैंने आपको बताया था असभ्य और अपमानजनक, ये आपका इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। इस तरह से आपका हो गया आपका कंप्लीट, ये रफ वर्क था। आपको मैंने कंप्लीट भैया दिसंबर 2024 का कंप्लीट सॉल्व करवाया, समझा के, जो जो भी है मैंने कंप्लीट करवाया, ऑप्शन के साथ कंप्लीट समझाया, आप लोगों ने रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया। अब ये प्रैक्टिस आप लोग एक बार और करोगे, टेलीग्राम में ये आपको सिंपल मतलब क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, लास्ट में आंसर की भी दिया जाएगा, आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और ये तैयारी सही से कर लेना। आपका ये दिसंबर एग्जाम 2024 का था, बट आपको जून 2025 का भी, अभी लेटेस्ट जून 2025 का, आप लोग दिसंबर एग्जाम 25 को दे रहे हैं, जून 25 का भी मैं ये करवाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जस्ट करवाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।